नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले बात करते हैं आज की सुर्खियों की। पीएम मोदी ने पहाड़ों पर बढ़ते कोरोना संक्रमण पर जताई चिंता, हर संभव मदद का दिया भरोसा, स्थिति पर लगातार रख रहे हैं नजर। देहरादून में आज से शुरू हुआ 18+ का वैक्सीनेशन, सीएम तीरथ सिंह रावत ने कैंप का किया उद्घाटन, राधा स्वामी सत्संग भवन में होगा टीकाकरण। कोरोना को लेकर एक्शन में सीएम तीरथ सिंह रावत, कहा कार्यक्रमों में कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने पर करे सख्त कार्रवाई। उत्तराखंड में मंगलवार से पूरे प्रदेश में 18 मई तक सख्त कोविड कर्फ्यू, समारोह में अधिकतम 20 लोग होंगे शामिल। उत्तराखंड में कोरोना का कहर, 24 घंटे में रिकॉर्ड 180 मरीजों की मौत, 5,890 नए संक्रमित मिले, एक्टिव केस 74,000 के पास। उत्तराखंड के स्कूलों में 30 जून तक रहेगा ग्रीष्मकालीन अवकाश, शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने जारी किए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले डोईवाला से बड़ी खबर आ रही है। 18+ का वैक्सीनेशन आज से शुरू। डोईवाला से बड़ी खबर है, 18+ का आज शुरू वैक्सीनेशन ड्राइव। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लगाई जानी है 2 डोज। कई वेडिंग पॉइंट को बनाया गया वैक्सीनेशन सेंटर, लोगों से अपनी बारी आने पर सेंटर आने की अपील। डोईवाला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 18+ का आज वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लगाई जानी है 2 डोज, जिसको लेकर कई वेडिंग पॉइंट को बनाया गया है वैक्सीनेशन सेंटर, लोगों से अपनी बारी आने पर सेंटर आने की लगातार की जा रही है अपील। डोईवाला से वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी गई। और इसके बाद बात करते हैं लक्सर की। लक्सर से बड़ी खबर है, घायल व्यक्ति की अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। लक्सर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घायल व्यक्ति की अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। 4 दिन पहले हुई फायरिंग के दौरान घायल हुआ था जहीर। लक्सर के खेड़ी खुर्द गांव की एक घटना। लक्सर से बड़ी खबर बता रहे हैं, आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमें गठित। अस्पताल में भर्ती एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हुई है, जिसको लेकर अब पुलिस को जानकारी मिली है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले फायरिंग के दौरान ये घटना हुई थी। लक्सर के खेड़ी खुर्द गांव की ये घटना। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस विभाग ने टीम गठित कर दी है और उसके बाद उस पर कार्रवाई जारी है। और अब बात करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में आज से 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने की कवायद शुरू हो गई है। देहरादून के राधा स्वामी सत्संग भवन में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वैक्सीन सेंटर का शुभारंभ किया है। वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ रावत से हमारे संवाददाता नवाब चौधरी ने की खास बातचीत, आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड सीएम तीरथ सिंह रावत राधा स्वामी सत्संग भवन पहुंचे हैं और यहां पर आज 18+ वालों का जो है वैक्सीनेशन होना है और पीछे जो है सीएम तीरथ सिंह रावत यहां पर मुआयना करने पहुंचे हैं और यहाँ पर जो है वैक्सीनेशन सेंटर का भी जो है उद्घाटन यहाँ पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किया है। और आज से जो है पूरे उत्तराखंड में जो है 18+ से ऊपर के जो युवा हैं उनका जो है आज वैक्सीनेशन होना है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत राज्य मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। सभी आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। सीएम कोशिश करेंगे हम मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से जो है थोड़ी बात कर पाए। सर, आज 18+ का वैक्सीनेशन हो रहा है, कितना बड़ा इनिशिएटिव है? देखिए, बड़ा उत्साह नौजवानों में है और ये लगातार निरंतर पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे आज शुभारंभ है। और मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है शुरू में ही जिसने कि 50 लाख से भी अधिक नौजवान बहनें इसमें आने वाले हैं और 400 करोड़ से भी अधिक ऐसे
फ्री वैक्सीन लगाने का काम कर रहे हैं। सर चलिए अब हो गया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कहना है कि 50 लाख युवाओं को जो है वैक्सीन लगा जाएगी। देहरादून से लेकर मैं इसके साथ मैं नवाब चौधरी, के न्यूज़ इंडिया। उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोरोना वायरस कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच राज्य सरकार ने 18 मई तक पूरे राज्य में कोविड-19 कर्फ्यू लगाने की बात कही है। 11 से 18 मई तक पूरे प्रदेश में सख्ती के साथ कोविड-19 की गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। 13 मई को केवल 1 बजे राशन की दुकानें खुली रहेंगी। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा है कि लोगों की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार ने किया बड़ा फैसला। अब 11 से लेकर 18 मई तक पूरे राज्य में कोविड-19 कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने यह भी बताया कि कल से उत्तराखंड में 18 से 45 साल के युवाओं के लिए कोविड-19 का वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो चुका है, जिसमें 18 से 35 साल के सभी लोग कोविड-19 वैक्सीन की डोज लगवा सकते हैं, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत देहरादून के राधा स्वामी सत्संग प्रांगण में जाकर करेंगे। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जनपद के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए विभिन्न स्रोतों से 55 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्राप्त हुए। ये जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि 55 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विभिन्न स्रोतों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिलने से जनपद में ऑक्सीजन बेड बढ़ाने की क्षमता में मदद मिल सकेगी और कोरोना मरीजों को इसका लाभ भी मिलेगा। खबर उत्तरकाशी के पुरोला से है, जहां थानाध्यक्ष पुरोला प्रदीप तोमर के नेतृत्व में पुरोला पुलिस द्वारा थाना पुरोला क्षेत्र में पॉजिटिव पाए गए गरीब व असहाय की सूचना पर उन्हें तत्काल गांव में जाकर आवश्यक सामग्री पहुंचाई गई, जिसमें सुलोचना निवासी बर्नीगाड़ के द्वारा सूचना प्राप्त हुई। यहां पर कंटेनमेंट जोन हो जाने से उनके घर पर रोजी रोटी का संकट आ चुका था। उनका पति नहीं है, घर पर छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसे में प्रदीप तोमर के द्वारा तत्काल निजी खर्च पर असहाय महिला को घर पर खाद्य सामग्री पहुंचाई गई। एक महिला के द्वारा अवगत कराया गया कि उन्हें दूध पीने वाले 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, घर पर दूध नहीं है। थानाध्यक्ष द्वारा तत्काल नौगांव में संपर्क कर महिला के दूध की व्यवस्था भी कराई गई। करवाई जा रही, तो उसमें करीब 18 लोग यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिनमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है। तो इसको देखते हुए यहाँ पर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। और आज हमें सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर एक लेडीज हैं, श्रीमती सुलोचना उनका नाम है, तो उनके द्वारा सूचना दी गई कि घर पर खाद्य सामग्री वगैरह नहीं है, उनके छोटे बच्चे हैं और उनके पति नहीं हैं। तो मेरे द्वारा तत्काल ही अपने निजी स्रोत से जो है। और अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां चिनियालीसोड़ प्रखंड में आग से एक बाइक पूरी तरह से आग की चपेट में आ गई। वहीं सड़क पर खड़ी कार के पीछे हिस्से में भी आग लग गई। आपको बता दें कि खेतों की आग अचानक तेजी से सड़क तक पहुंची, जिसमें दोनों ही वाहन आग की चपेट में आ गए। ग्रामीण हर रोज की तरह वाहनों को सड़क के किनारे लगाकर अपने घरों में थे। उत्तराखंड प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को कोविड वैक्सीन लगानी शुरू कर दी गई है। मंगलौर नगर पालिका में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जिसमें 200 से अधिक लोगों को वैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे। नगर पालिका पर सुबह से ही वैक्सीनेशन की टीका लगवाने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखी गई। कोरोना महामारी के दौरान लोगों के बीच दहशत बनी हुई है। खासकर युवा पीढ़ी वैक्सीनेशन कराने के लिए लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। कोरोना टीके लगवाने के लिए पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, उसके बाद ही वैक्सीन सेंटर पर कोरोना के टीके लगाए जाएंगे। इन सेंटरों पर शाम 6 बजे तक वैक्सीन लगाए जाएंगे। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और वो टीका नहीं लगवा पाए, उन्हें दोबारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
लगभग 200 लोगों का आज शेड्यूल्ड है सुबह से शाम 6 बजे तक का, और अभी 11 के लगभग हो रहे हैं और 50 लोगों का लगभग टीकाकरण हो भी चुका है। तो लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, टीका के लिए काफ़ी जागरूकता है और काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए। नगर पालिका ने उनके लिए प्रॉपर इंतजाम भी किए हुए हैं। जो अगर कोई बूढ़ा मरीज़ है तो उसके लिए कुर्सियाँ वगैरह भी बाहर रखवा दी गई है। लगना चाहिए, गवर्नमेंट को टीकाकरण का स्पीड और बढ़ाना चाहिए। बाकी जो डेवलप कंट्री हैं वो आगे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने सब जगह टीकाकरण पूरा कर लिया है, तो हमें टीका बढ़ाने चाहिए जिससे कि हम लोगों को जल्दी से टीका लगा सकें और इस महामारी से बचाव कर सकें। ऋषिकेश और हल्द्वानी में 2 कोविड केयर अस्पताल बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने जिम्मा उठाया है। ये असल में उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसके बारे में 1 महीने पहले सूचना दे दी गई थी। कोविड-19 से लड़ने के लिए करीब 800 बिस्तर वाले 2 अस्पताल उत्तराखंड के 2 प्रमुख नगरों ऋषिकेश और हल्द्वानी में DRDO के द्वारा बनाए जा रहे हैं। समाचार एजेंसी ANI की माने तो DRDO के अधिकारी ने जानकारी दी कि हल्द्वानी के अस्पताल में 375 ऑक्सीजन बेड और 125 वेंटिलेटर बेड वाला अस्पताल बनाया जाएगा। वहीं ऋषिकेश में अस्पताल में 400 ऑक्सीजन बेड और 100 वेंटिलेटर बेड होंगे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि जहां तक संभव हो अपने घरों में रहें, व्यर्थ में बाहर ना निकले। इसके साथ ही मास्क का अवश्य प्रयोग करें, सार्वजनिक स्थानों पर देह दूरी बनाकर रखें, नियमित रूप से साबुन से हाथ धोते रहें। कोविड की रोकथाम के लिए बहुत आवश्यक है हम सभी वैक्सीन लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। और सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि अपने घरों में रहें और सरकार की जो SOP है उसका पूरी तरीके से पालन करें। हम सब के लिए कि कोरोना काल के अंदर हमने मिलजुल के संघर्ष करना है, एक दूसरा का दोषारोपण नहीं करना है, उंगली नहीं उठानी है, बल्कि मिलजुल करके आज पूरे राष्ट्र को, पूरे इलाके को, पूरे जिले को, पूरे गांव को खड़ा होना है कि हम कोरोना को शिकस्त दें। हमारी लापरवाही से कोरोना फैला है। पहले तो आपको पता है कि जिस समय बहुत सख्ती की गई, आपने हमारे निर्देशों का पालन किया तो ऐसा लगा कि कोरोना कंटेन हो गया है, कोरोना रुक गया है, कोरोना थम गया है। परंतु फिर हमने लापरवाही शुरू कर दी। हम शादियों में जाते थे, जाते समय तो नकाब पहने हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं, पर जब भोजन कर रहे हैं तो हमने मास्क को उतार दिया। वही ऐसा समय होता है जब संक्रमण सबसे ज़्यादा होता है। तो हमने थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा, सैनिटाइजेशन का ख्याल नहीं रखा, मास्क को नहीं पहना जब उसकी ज़रूरत थी, तो आज ये संक्रमण इतना ज़्यादा फैल गया है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक तो लक्ष्मण रेखा को पार ना करें। नरेंद्र नगर सुमन अस्पताल में आगामी सोमवार से गंभीर कोविड संक्रमित मरीजों के लिए ICU की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। शनिवार को यहां अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों के स्वास्थ्य का हाल जानने पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने ये बात कही। इस दौरान उन्होंने आला अधिकारियों को यहां की व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के भी निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री सुबोध अनिवाल ने शनिवार को PPE किट पहनकर नरेंद्र नगर स्थित सुमन अस्पताल में कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों का हाल जाना। उन्होंने अस्पताल में उपचार व्यवस्था व उपकरणों का जायजा भी लिया। निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि वर्तमान में नरेंद्र नगर सुमन अस्पताल और मुनिकीरेती स्थित ऋषिलोक GVM गेस्ट हाउस में बनाए गए कोविड सेंटरों में संक्रमित मरीजों के लिए कुल 400 बेडों की सुविधा उपलब्ध है। निश्चित रूप से कल जिस तरह 10,000 की संख्या हुई, ये बहुत चिंता की बात है क्योंकि शुरुआत में कर्फ्यू लगाने के बाद लगातार जिस तरह केस बढ़ रहे थे 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, और कर्फ्यू का ये शुरुआती जो दिखाई दिया दौर में कि उसके बाद 5,000 में आके स्टेबल हो गए थे। लेकिन पिछले 4 दिनों से जिस तरह लगातार संख्या बढ़ती गई, 6,000, फिर 7,000, फिर 8,000 और अब कल जो है 9,600 केसेज आए, ये चिंता की बात है। और मैंने कर्फ्यू में केवल सरकार के प्रयासों से हम इस जंग को नहीं जीत सकते। जब तक जनता में जागरूकता नहीं आएगी, बिना जन सहभागिता के कोविड के खिलाफ जीत नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर 18 से 44 आयु वर्ग के नागरिकों के लिए राज्य में 10 मई से टीकाकरण का कार्य आरंभ किया जा रहा है। उत्तराखंड में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा कोविड वैक्सीन का क्रय किया जा रहा है और कोविड-19 की वैक्सीन की निर्माता कंपनी द्वारा कोविड वैक्सीन की आंशिक आपूर्ति कर दी गई है। सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने वैक्सीन प्राप्त होने की जानकारी देते हुए बताया कि 8 मई को कोविशील्ड वैक्सीन की 1 लाख डोज
देहरादून जौहरी ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है, जहां से उसे प्राप्त कर राज्य औषधि भंडार केंद्र चंदन नगर के कोल्ड स्टोरेज में रख दिया गया है और सभी जनपदों को आपूर्ति की जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराने वाले लाभार्थियों को टीकाकरण कराने के पूर्व ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना अनिवार्य है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की चपेट में अब जाने माने पर्यावरणविद और पद्मभूषण सुंदरलाल बहुगुणा भी आ चुके हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता व सुंदरलाल बहुगुणा को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। उन्हें कोविड के शुरुआती लक्षण बताए जा रहे हैं। वे पिछले 1 सप्ताह से बुखार से पीड़ित थे। उनकी स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर सैकड़ों की संख्या में उनके प्रशंसकों ने उनके स्वास्थ्य की सलामती की कामना की है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी उनके जल्द ठीक होने की कामना की है। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा रखा है। उत्तराखंड में भी कोरोना से रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौत हो रही है। कोरोना से बचाव के लिए मास्क का प्रयोग बेहद जरूरी है। बाजार में तरह तरह के मास्क उपलब्ध हैं। कोरोना से बचाव के लिए किस तरह के मास्क पहनने चाहिए और किस तरह पहनने चाहिए, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता ने हयात हॉस्पिटल के डॉक्टर मोहम्मद शहजाद से बातचीत की। आपको सुनाते हैं। मामले लगातार उत्तराखंड में बढ़ते ही जा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में मौतें भी हो रही हैं। सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें। कोरोना से बचाव के क्या क्या तरीके हैं, किस प्रकार फैलता है, इससे हम चर्चा करेंगे हयात हॉस्पिटल के डॉक्टर मोहम्मद शहजाद। डॉक्टर साहब, कोरोना जैसे तेज़ी के साथ फैल रहा है, इससे बचाव के क्या क्या तरीके हैं? देखिए, कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी बन गई है, ये सभी जानते हैं, और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। फैलने का इसका कारण ये है कि ये जैसे WHO ने भी बताया कि अभी एयरबॉर्न भी हो गया है, एयर से भी फैलने लगा है। तो उसमें हमें ये चाहिए कि हम अपने जो पैरामीटर्स हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और प्रॉपर मास्क का पहनना, तो यही चीज़ें हमें इससे बचा सकती हैं। जितना भी हम दूरी बनाएंगे या मास्क अच्छी तरह से लगाएंगे या हम सैनिटाइज बार बार हाथों को करेंगे, यही एक समाधान है इस बीमारी से बचने का, और कोई नहीं है अभी तक। और बचाव ही सबसे अच्छी चीज़ है। डॉक्टर साहब, जो मास्क इसका सबसे बचाव का तरीका बताया गया मास्क, लेकिन मार्केट में तरह तरह के मास्क आ रहे हैं, तो किस प्रकार का मास्क पहनना चाहिए, क्या क्या इसके लिए सुविधा है? देखिए, मेडिकल में अगर हम देखते हैं, जो WHO भी कहता है और सभी मेडिकल प्रोफेशनल भी कहते हैं, तो हमें जो घर में यूज़ मतलब बनाए हुए मास्क हैं, वो इतनी हम प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे। हालांकि वो भी एक तरीका है बचने का, लेकिन इतना प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे जितना कि सर्जिकल मास्क का यूज़ करना चाहिए आदमी को, और N95 मास्क जो हमारे मार्केट में है उनका यूज़ करना चाहिए। मास्क को सही से पहनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमने मास्क पहना है, कुछ लोगों ने नाक के नीचे मास्क पहन लिया, कुछ लोगों ने गर्दन के यहाँ लगा लिया मास्क, ये कोई तरीका नहीं होता। ठीक है, मास्क कम से कम 2 मास्क पहने, सर्जिकल मास्क पहने और मास्क को प्रॉपर पहने। मास्क का पहनने का तरीका कुछ ये भी है कि जैसे हमें सांस ले रहे हैं, तो किसी भी तरह से हमारे अंदर वायरस नहीं जाना चाहिए। ये मास्क का काम है, फंक्शन है। तो इससे हमें कैसे पहनना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट में ये आ जाता है कि मास्क को आप ऐसे पहने कि यहाँ से टाइट रहे, बिल्कुल एयर यहाँ से अंदर ना जाए, क्योंकि हम गैस के साथ जो एयर इनहेल करते हैं उसमें ही वायरस जाता है। तो हमें उसको अंदर जाने से बचाना, ताकि ये एयर फिल्टर होके जाए मास्क से। तो इसलिए हम सर्जिकल कम से कम 2 मास्क पहनने चाहिए, ट्रिपल लेयर के 2 मास्क, जैसे कि मैंने अभी पहना है। मैंने ये N95 पहना है, इसके नीचे एक और सर्जिकल पहना है, उसके नीचे एक और पहना है। इसमें 3 लेयर होती हैं। तो पहले वो इससे फिल्टर होके जाएगी, और वो भी अगर मैंने यहाँ पर यहाँ से पहना है, यहाँ से सब फिटिंग बढ़िया होनी चाहिए। मास्क की जो फिटिंग है जितनी अच्छी होगी, उतना आप ज़्यादा प्रोटेक्ट फील करेंगे अपना आप को, और यही एक तरीका है इससे बचने का। ठीक है, गैदरिंग में ना जाएँ, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, ट्रिपल लेयर मास्क पहने, कम से कम 2 मास्क पहने। सर्जिकल मास्क के बहुत महंगा नहीं है, अपने प्रोटेक्शन के लिए इसे पहने। कुछ लोग हल्के मास्क पहन के घूमते हैं, तो वो लोग अपने आप को प्रोटेक्टेड ना समझें, सही से पहने। अगर वैसे भी मास्क आपको पहने तो कम से कम 3 मास्क पहने, या आप जैसे कोई कपड़ा बांध लिया उसकी 3 से 4 लेयर आपके होनी चाहिए, ताकि इतनी एयर फिल्टर होके जाए। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।
की न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। कोरोना संकट के समय नैनीताल आरएसएस जरूरतमंद मरीजों की मदद कर रहा है। कोरोना संकट के समय स्वयंसेवक संघ की एक मिसाल बनकर उभर रहा है। नैनीताल के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने प्लाज्मा डोनर हेल्पलाइन, कोरोना मरीजों एवं परिवारों को होम आइसोलेशन में भोजन, दवाएं, अन्य आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए हेल्पलाइन एवं मेडिकल हेल्पलाइन फोन पर निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श सेवा भी शुरू की है, जिसमें घर बैठे कोरोना के संक्रमित मरीजों सहित अन्य मरीजों को एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सकों के पैनल से बीमारी के बारे में चिकित्सीय परामर्श दिया जा रहा है। साथ ही कोरोना संक्रमितों को प्लाज्मा की जरूरत होने पर डोनर की उपलब्धता के प्रयास भी किए जा रहे हैं। वहीं बीमारी के कारण भोजन बनाने में असमर्थ परिवारों को अपने घर पर भोजन बनाकर भोजन पहुंचाने का कार्य भी किया जा रहा है। साथ ही दवा इत्यादि आवश्यक सामग्री भी जरूरत पड़ने पर व्यवस्था कर जरूरतमंदों तक पहुंचाई जा रही है। इसमें हमने ये लोगों से पहले तो प्लाज्मा के लिए डोनेट करने के लिए अपील करी और जिन लोगों का कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं और रिकवर कर चुके हैं उनसे प्लाज्मा डोनेट करने की अपील करी थी। और उन लोगों से जो पॉजिटिव हो चुके थे और रिकवर कर चुके उनसे संपर्क करके अभी तक तकरीबन 8 लोगों को हम प्लाज्मा डोनेट करने के लिए मोटिवेट कर चुके हैं और उनके माध्यम से प्लाज्मा डोनेट हो चुका है और लोग रिकवर कर चुके हैं प्रभु कृपा से। दूसरा प्रयास संघ ने ये किया कि जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं नैनीताल नगर में और वो अपना अगर भोजन घर में नहीं बना पा रहे हैं या अकेले रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी संघ ने भोजन के पैकेट्स उनके घर में पहुंचाने का कार्य शुरू किया है। कोरोना संक्रमण के चलते रुड़की के ब्लड बैंक में अब ब्लड बैंक की कमी होने लगी। आपको बता दें कि रुड़की के सिविल अस्पताल में 56 थैलेसीमिया के बच्चों का रजिस्ट्रेशन है। वहीं थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चों को महीने में 1 से 2 बार ब्लड चढ़ाया जाता है, जो कि महीने में 100 यूनिट से अधिक होता है। लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते सिविल अस्पताल में कोई भी ब्लड कैंप नहीं लगा। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन के सामने एक बड़ी चुनौती सामने आई है। सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर संजय कंसल का कहना है कि 2 से 3 दिन के लिए उनके पास ब्लड की उपलब्धता है, लेकिन ब्लड की कमी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया, यदि कोई ब्लड डोनेट नहीं करता है तो अपना इंतजाम खुद करवा लें ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। यदि अस्पताल में जल्द ही ब्लड कैंप नहीं लगता है तो बच्चों की जान पर भी खतरा मंडरा सकता है। हो रही है। हम लोगों ने काफ़ी लोगों से संपर्क करा है, स्वयंसेवी संस्थाओं से, फैक्ट्रियों से, क्योंकि कॉलेज सारे बंद हो गए हैं इस टाइम और कोई भी ब्लड देने के लिए आगे नहीं आ रहा है। तो एक बड़ी विकट समस्या हमारे पास शुरू हो गई है। आल्दो भी हमारे पास है 2-4 दिन का ब्लड चल जाएगा, पर क्योंकि वैसे ब्लड की डिमांड और जगह से कम हो गई है, क्योंकि ऑपरेशन वगैरह नहीं हो रहे हैं तो ब्लड की डिमांड वहाँ से कम है। तो अभी तो हमारे थैलेसीमिया के बच्चों का काम चल रहा है, लेकिन हमने उनको थोड़ा सचेत करना शुरू करा है कि अगर नहीं होता है, कोई कैंप नहीं होता है, लोग डोनेशन के लिए नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा ब्लड का इंतजाम वो लोग भी करके चलें। और अगली खबर लक्सर से है। काफी दिनों से बदहाल लक्सर के सुल्तानपुर से पचवेली बाणगंगा नदी घाट तक करीब 3 किलोमीटर लंबी सड़क को राज्य योजना से 1 करोड़ की लागत से इंटरलॉकिंग टाइल से बनाए जाने को मंजूरी मिली। मंजूरी के साथ ही विभाग के ठेकेदार ने सड़क के निर्माण का काम शुरू कर दिया, लेकिन काम शुरू होते ही विवादों में सड़क फंस गई। क्षेत्र के कई ग्रामीणों ने ठेकेदार पर निर्माण कार्य में घटिया सामग्री, खासतौर पर MM वाली इंटरलॉकिंग टाइल लगाए जाने का आरोप लगाते हुए मौके पर हंगामा किया है। ग्रामीणों का कहना है कि ये सड़क देहात क्षेत्र के मुख्य सड़कों में शुमार है। सड़क से भारी यातायात 24 घंटे गुजरता है। ऐसे में हल्की टाइल अल्प समय में ही टूटकर नष्ट हो जाएंगी और सड़क फिर से बदहाल हो जाएगी। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार को चाहिए कि 1 करोड़ के बजट को
पूरी ईमानदारी से खर्च कर गुणवत्ता के साथ सड़क का निर्माण कराए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार और सरकारी कर्मचारी सड़क में हल्की सामग्री का इस्तेमाल कर मोटा बजट निकालना चाह रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि गड़बड़ झाला करने की कोशिश की तो बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे। तो 2 दिन में टूट जाएंगी सबरी। और गाड़ी उधर से आ रही हो, एक मोटरसाइकिल वाला नहीं बचता, या तो साथ की साथ टूट रही, या पहली में से भी कम बन रही सबरी। कैसी सड़क बननी चाहिए? सड़क चौड़ी होकर बननी चाहिए, बढ़िया बननी चाहिए, मजबूत। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र की रामपुर चुंगी पर आज भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ताओं के 2 गुट आपस में ही आमने सामने आ गए, जिसके कारण वहां पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। आपको बता दें कि कुछ समय से भीम आर्मी राजनीतिक पार्टी आजाद समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के 2 गुटों में तनाव चल रहा है। दोनों गुटों के कुछ कार्यकर्ता एक दूसरे पर पूरी तरह से आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और एक दूसरे के साथ गाली गलौज भी की। इस तनाव के चलते आज रामपुर चुंगी पर दोनों गुटों के बीच कुछ कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन दोनों पक्ष नहीं माने तो मामला बढ़ गया। पुलिस ने दोनों ही पक्षों पर लाठीचार्ज किया। इसके बाद दोनों पक्ष मौके से फरार हो गए। वहीं जानकारी मिली है कि कुछ कार्यकर्ता शुक्रवार की रात भी रामपुर चुंगी पर इकट्ठा हुए थे, जहां वो एक दूसरे गुट को चैलेंज करते हुए नजर आए, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पर ये दिल है